शहर के ऊपर फाइटिंग प्लेन उड़ रही है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। सायरन बज रही हैं। अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। हर जगह खौफ का माहौल है। एक आदमी जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, वह सभी लोगों को शेल्टर की तरफ जाने को कहता है। एक लड़का कुछ सामान पैक करके अपने घर के बैकयार्ड की जमीन के नीचे दफना रहा होता है। इस लड़के का नाम सहिता है। तभी उसकी माँ और छोटी बहन भी वहां आ जाती हैं। उसकी छोटी बहन का नाम सित्सुको है। उसकी मॉम सहिता से कहती है कि वो शेल्टर की तरफ जा रही है और सारा सामान पैक करके अपनी बहन के साथ शेल्टर पर आ जाए। सेत्सुको से कहती है, सेत्सुको तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, अपने भैया की हर बात मानना। इसके बाद उसे गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अब सहिता हड़बड़ाहट में सब जरूरी सामान ले लेता है। जाने से पहले सेत्सुको की डॉल और अपने पापा की फोटो जो नेवी में होते हैं ले लेता है। इसके बाद सहिता सेत्सुको को लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक कुछ आवाज आने लगती है। सहिता बाहर निकलता है और देखता है कि फाइटिंग प्लेन उसके शहर के ऊपर आ गए हैं और हर जगह जलते हुए बम गिरा रहे हैं। उन जलते हुए बम से नीचे हर तरफ आग फैलने लगती है। ये सब देखकर वो छोटी सी बच्ची डर जाती है। सहिता भी बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस तरफ जाए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। वह अपनी बहन को लेकर बीच पर आ जाता है और वह देखता है उसका पूरा शहर आग की चपेट में है। दोनों वहीं बॉम्बिंग के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में प्लेन बम बरसा कर चले जाते हैं। सेत्सुको उसे बताती है कि उसका एक जूता रास्ते में ही खो चुका है। सहिता उसे कहता है, मेरी बहना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नया जूता लाकर दूंगा, इससे भी अच्छा वाला। सेत्सुको अपना पर्स निकालती है और उसे कहती है, ये देखो भैया, मेरे पास भी कितने सारे पैसे हैं। वो अपने पर्स को उल्टा करती है और उसमें से बहुत सारे नकली पैसे बाहर आ जाते हैं। ये नकली होते हैं। लेकिन सहिता उसे डांटता नहीं है बल्कि कहता है, अरे वाह मेरी बहना, तुम्हारे पास कितने सारे हैं, तुम तो बहुत ही अमीर हो। उसकी यह बात सुनकर सेत्सुको खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शहर में लगी हुई आग बुझ जाती है। सहिता देखता है कि एक दो घर छोड़कर बाकी सभी घर जलकर राख हो चुके हैं और बहुत लोग भी मारे गए हैं। वे दोनों थोड़ी आगे जाते हैं। उसे रास्ते में बहुत सारी जली हुई लाशें मिलती है। सेत्सुको सहिता से पूछती है, भैया क्या हमारा घर भी जल गया? इस पर सहिता कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद सहिता उसे कहता है, पापा उनकी इस हरकत का हिसाब जरूर लेंगे। वहां से वे दोनों आगे निकल जाते हैं। सभी लोगों के घर जल चुके थे। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तभी वहां पर एक सोल्जर साइकिल पर आता है और अनाउंसमेंट करता है, जो लोग भी घायल हैं वो एलिमेंट्री स्कूल जाए, वहां उनका इलाज किया जाएगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सेत्सुको को अपनी माँ की बहुत फिक्र होती है क्योंकि बॉम्बिंग के बाद वो अपनी माँ से नहीं मिली थी। सहिता सेत्सुको को बताता है, वह शायद स्कूल में होगी, चलो चलते हैं। वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां पर घायल लोगों की बड़ी लाइन लगी थी। उस बॉम्बिंग की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। सहिता सेत्सुको का चेकअप करवाता है। तभी एक महिला वहां पर दौड़ते हुए आती है। ये महिला इनकी पड़ोसी होती है। वह महिला सहिता को बताती है कि तुम्हारी माँ घायल है और वह सीरियस कंडीशन में है। ये सुनकर सहिता घबरा जाता है और जल्दी से अपनी माँ को देखने अंदर जाता है।
सहिता एक रूम में पहुंचता है जहां पर उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी उसे बोलता है, सहिता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह सहिता को एक रिंग दिखाता है और उससे पूछता है, सहिता, क्या ये तुम्हारी माँ की है? सहिता उस रिंग को पहचान लेता है, ये रिंग उसकी माँ की ही होती है। वह आदमी सहिता को अंदर लेकर जाता है जहां सहिता की माँ पूरी तरह से पट्टियां में ढकी होती है और उनकी बॉडी पर हर जगह खून ही खून लगा होता है। वह आदमी सहिता को बताता है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन ये जिंदा है। इनकी सांस अभी भी चल रही हैं। अगर इन्हें जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो शायद इनकी जान बच सकती है। सहिता बाहर आता है और देखता है कि सेत्सुको उसी महिला के साथ खेल रही है। सहिता वो रिंग सेत्सुको के पर्स में रख देता है और उससे संभाल के रखने को कहता है। वह सेत्सुको को बताता है कि उन्हें अपनी माँ को लेकर जाना होगा। अस्पताल में माँ की हालत बहुत खराब है। उनकी आंटी हॉस्पिटल के पास ही रहती है, तो वहां रुकेंगे। महिला सहिता को कुछ राशन देती है और उसे कुछ दिन तक अपने साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन सहिता उसे मना कर देता है। सेत्सुको अपनी माँ से मिलना चाहती थी और सहिता से कहती है, भैया, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, कृपया मुझे माँ चाहिए। सहिता उसे अपनी माँ के बारे में बताकर सेत्सुको को और दुखी नहीं करना चाहता था। सेत्सुको रोने लगती है। सुबह तक उनकी माँ की मौत हो जाती है। वह अपनी माँ को आखिरी बार देखता है। कर्मचारी उनकी बॉडी को बाकी बॉडी के साथ जला देते हैं। सहिता काफी दुखी हो जाता है। सहिता पहले ही सेत्सुको को अपनी आंटी के पास छोड़कर आ गया था। सहिता अपनी आंटी के पास आता है। जैसे ही वो आता है तो सेत्सुको उससे बहुत सारे सवाल करने लग जाती है। अरे भैया, आप आ गए, कहाँ है माँ, कहाँ है? पर सहिता की हिम्मत नहीं होती सेत्सुको को सच बताने की, इसलिए वो उसे झूठ बोल देता है और कहता है, माँ अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगी। और तभी उसकी आंटी भी वहां पर आ जाती है और उसे भी यही बताता है कि उसकी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है और वो अभी यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। अगले दिन सहिता अपने घर वापस जाता है जो पूरी तरह से जल चुका था। हर तरफ बस टूटी हुई बिल्डिंग ही बची थी। वहां कोई भी घर नहीं बचा था। सहिता वहां अपना दफनाया हुआ सामान लेने आया था। सहिता सामान निकालता है और उसमें कुछ फ्रूट ड्रॉप्स मिलते हैं। सहिता सामान को एक बैलगाड़ी में रखता है और फ्रूट ड्रॉप्स अपनी पॉकेट में रखकर घर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने आंटी के घर पहुंचता है और सामान को आंटी को दे देता है। आंटी उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे वाह, कितना सारा सामान है, ये सब कुछ नेवी वालों को ही क्यों मिलता है? सहिता से उसकी माँ के बारे में पूछती है। सहिता उसे बताता है कि उसकी माँ 2 दिन पहले ही मर चुकी है। उसने पहले उन्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वह सच बता देता तो सेत्सुको को बहुत बुरा लगता। अगर वह यह सुन लेती तो बहुत ज्यादा रोती। उसकी आंटी सहिता को अपने पापा को एक लेटर के द्वारा इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सहिता अपनी बहन को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। सहिता उसे बहुत सारी फायरफ्लाइज दिखाता है जो बहुत सुंदर लग रही थी। इसके बाद सहिता सेत्सुको को मुंह खोलने के लिए कहता है। उसके मुंह में वही फ्रूट ड्रॉप डाल देता है जो अपने घर से लेकर आया था। उसे खाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नाचने लग जाती है। अब अगले दिन सहिता और सेत्सुको घर पे होते हैं। सहिता एक किताब पढ़ रहा होता है और सेत्सुको कुछ पेपर को काटकर कुछ बना रही होती है। तभी वहां पर आंटी आती है। सहिता से पूछती है, तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना है?
सहिता उसे बताता है कि उसका स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो अब वहां पर नहीं जा पाएगा। आंटी उससे पूछती है कि तुमने अपने पापा को लेटर दिया जो मैंने तुम्हें बोला था। सहिता उन्हें बताता है कि हाँ, उसने वो लेटर भेज दिया था 10 दिन पहले ही, लेकिन पापा का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वो सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। आंटी अपने पति को खाना देती है, लेकिन सहिता और सेत्सुको को सिर्फ नूडल्स का पानी ही डाल कर देती है। नूडल्स नहीं देती, लेकिन फिर भी ये दोनों उन्हें कुछ नहीं कहते और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय फिर से सायरन बजना शुरू हो जाता है और इन सभी को एक शेल्टर में जाकर रुकना पड़ता है। शेल्टर के अंदर सेत्सुको को बहुत परेशानी होती है। वहां पर उसे बहुत गर्मी लगती है और गर्मी की वजह से उसे रैशेज हो जाते हैं। अगले दिन सहिता सेत्सुको को एक बीच पर लेकर जाता है। वो दोनों काफी देर तक बीच पर खेलते हैं। वो दोनों पानी के अंदर जाकर नहाने लगते हैं और तभी सहिता देखता है कि सेत्सुको की पीठ पर काफी सारे रैशेज आ चुके हैं। सहिता अपनी शर्ट गीला करके उसकी पीठ पर लगाता है, जिससे सेत्सुको को थोड़ा आराम मिलता है। अगले दिन सहिता से उसकी आंटी कहती है कि ये तुम्हारी माँ की ड्रेस है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको बेचकर राइस ले आती हूँ। घर पर राइस खत्म हो चुकी है। सहिता राजी हो जाता है और वह ड्रेस को लेकर वहां से उसकी आंटी जाने लगती है, लेकिन तभी सेत्सुको उसे रोक लेती है और रोने लगती है। कहती है, ये तो मेरे माँ की है, नहीं प्लीज आप इसे ना लेकर जाओ, प्लीज इसे ना लेकर जाओ। सहिता उसे संभालता है और उसे रोकता है। सहिता उस समय को याद करता है जब उसकी फैमिली ने एक फोटो करवाई थी। उसकी माँ ने उसी ड्रेस को पहनी हुई है। कुछ समय बाद उसकी आंटी उस ड्रेस को बेचकर राइस ले आती है, जिसमें से थोड़े से राइस वो सहिता को दे देती है। लेकिन सेत्सुको बहुत दुखी थी। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। बहुत टाइम के बाद सेत्सुको राइस खाकर खुश हो जाती है। उसकी आंटी अपने पति और बेटी को लंच में देने के लिए राइस बॉल्स बना रही होती है। ये देखकर सहिता सेत्सुको को कहता है, सेत्सुको, अभी तुम खिचड़ी खा लो, दोपहर में तुम्हें राइस बॉल्स मिलेंगे। लेकिन तभी उसकी आंटी उसे राइस बॉल देने से मना कर देती है और उसे कहती है, नहीं, ये तुम दोनों के लिए नहीं है, लंच में भी तुम दोनों को खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। तुम्हें समझना चाहिए, जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें राइस खिलाए थे ना, इन राइस पर पहला हक हमारा ही है। 2 अनाथ बच्चों का ध्यान रख रही हूँ मैं, उसके बदले में तुम मुझे ये सब सुनाओ। कल से अपना खाना खुद बना लेना, मैं नहीं बनाने वाली तुम्हारे लिए। अगले दिन सहिता सेत्सुको को लेकर पोस्ट ऑफिस में जाता है, अपने पापा को एक और चिट्ठी लिखने के लिए। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी के पास जाता है, उससे कुछ सामान खरीदता है। वो आंटी के घर जाकर गार्डन में अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। आंटी की बेटी उससे पूछती है, माँ, ये लोग अपना अलग खाना क्यों बना रहे हैं? क्या आप इन पर गुस्सा हुई थी? उसकी आंटी उसे बोलती है, हाँ, मैं इन पर गुस्सा हुई थी, पर इन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी और अपना अलग खाना बनाने लगे मुझे चिढ़ाने के लिए। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और खुश होकर खाते हैं। अगले दिन सहिता कुछ राइस खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ ही राइस मिलते हैं और उसे बताया जाता है कि अब राशन अगले महीने आएगा, अभी जितना है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते सेत्सुको जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। सेत्सुको को भूख लगी होती है क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। सहिता उसे फ्रूट ड्रॉप्स का वो बॉक्स देता है।
लेकिन उसमें फ्रूट ड्रॉप्स खत्म हो चुके होती है, जिसे देखकर सेत्सुको और भी ज्यादा रोने लगती है। सहिता उस बॉक्स को हिलाता है और उसमें से कुछ फ्रूट बॉल्स बाहर आती हैं और कुछ टूटी हुई फ्रूट बॉल्स भी आ जाती हैं। सेत्सुको अपनी इच्छाएं मारकर वो टूटी हुई फ्रूट ड्रॉप्स को खा लेती है और बाकी की फ्रूट ड्रॉप्स को वापस बॉक्स के अंदर डाल देती है ताकि वो इसे बाद में खा सके। 1-2 दिन तक वो लोग उन फ्रूट ड्रॉप्स पर ही गुजारा करते हैं और 1-2 दिन बाद फ्रूट ड्रॉप्स भी खत्म हो जाती हैं। सहिता उस खाली फ्रूट ड्रॉप के बॉक्स में पानी भर देता है और उसे शेक कर सेत्सुको को देता है। उस पानी में फ्रूट ड्रॉप्स का मिक्स टेस्ट आता है। उसे पीकर सेत्सुको खुश हो जाती है। सेत्सुको सहिता से कहती है कि उसे आंटी के साथ अब और नहीं रहना क्योंकि वो उन्हें ताने देती हैं और उन्हें बहुत ही बुरा भला बोलती है। सेत्सुको अपने घर जाना चाहती है लेकिन सहिता उसे बताता है कि उनका घर जल चुका है, वो कहीं नहीं जा सकते। तभी सहिता को याद आता है कि जब एक दिन वो आंटी के घर में पियानो बजा रहा होता है तो उसकी आंटी ने उसे ताना मारते हुए बोलती है, ये क्या बेकार में तुम पूरा दिन पियानो बजाते रहते हो, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इससे अच्छा तो तुम शेल्टर में जाकर रहते। सहिता सोचता है कि शेल्टर को ही अपना घर बना लेना चाहिए। सहिता आंटी के घर जाता है और अपना सारा सामान पैक करके उस शेल्टर के अंदर ले आता है। सेत्सुको उसकी आंटी से दूर होने की वजह से खुश हो जाती है। अब वो कार्ट जिस पर वो अपना सामान लेकर आए थे वो एक किसान की होती है। वो लोग उस किसान के पास वापस जाते हैं और उससे पूछते हैं, आपके पास कुछ रॉ फूड और कुछ घास फूस होगा? किसान कहता है, हाँ बच्चे, कुछ ज्यादा तो नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो दोनों उस सामान को कलेक्ट करते हैं, कुछ लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाकर राइस बनाकर खाते हैं। सहिता सेत्सुको को बताता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लोग फ्रांस को भी पका कर खा सकते हैं क्योंकि वो खाने लायक होते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सहिता रिवर के अंदर बर्तन धो रहा होता है और तभी सेत्सुको सहिता के पास आती है। सहिता उसे कहता है, अरे सेत्सुको वापस जाओ, यहाँ पर बहुत मच्छर है। लेकिन सेत्सुको कहती है, भैया अंदर बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। सहिता को आइडिया आता है कि उसे रोशनी के लिए जुगनू पकड़ने चाहिए। वो दोनों बाल्टी में बहुत सारी जुगनू को पकड़कर शेल्टर के अंदर ले आते हैं, उन्हें अपनी मच्छरदानी के अंदर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वहां पर रोशनी हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। सहिता सेत्सुको को पापा की एक स्टोरी बताने लगता है। जब उसने पहली बार अपने पापा की शिप को देखा था। स्टोरी बताते बताते सेत्सुको सो जाती है। अगली सुबह सहिता देखता है कि सेत्सुको उन मरी हुई जुगनू को जमीन के अंदर दफना रही होती है जो उन्होंने कल इकट्ठी की थी। सेत्सुको सहिता से कहती है, मैं इन जुगनू को ग्रेव दे रही हूँ जैसे हमारी माँ भी इस वक्त ग्रेव में है। यह सुनकर सहिता हैरान हो जाता है कि सेत्सुको को माँ की डेथ के बारे में पता है। वो उससे पूछता है, सेत्सुको तुम्हें कैसे पता चला? सेत्सुको कहती है, मुझे आंटी ने बता दिया था कि हमारी माँ मर चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। ये सुनकर सहिता रोने लग जाता है। उसे रियलाइज होता है कि सेत्सुको को पता होने के बावजूद भी कि उसकी माँ मर चुकी है, उसने सहिता को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और ना ही रोई, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत परेशान थे, इसलिए वो सहिता को और परेशान नहीं करना चाहती थी। सहिता अपनी माँ की डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोया था। उसने हिम्मत रखी क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन को भी सपोर्ट करना था। लेकिन इस वक्त वो अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाया। वो सहिता उसे कहता है, सेत्सुको तुम चिंता मत करो, एक दिन हम दोनों माँ की ग्रेवयार्ड के पास जाएंगे और उनसे प्रे करेंगे। अगले दिन वो दोनों कुछ राइस लेने के लिए उसी किसान के पास जाते हैं, लेकिन वो किसान उन्हें मना कर देता है और कहता है, बच्चे मुझे खुद के लिए राशन कम पड़ रहा है, सॉरी मैं तुम्हें और राइस नहीं दे पाऊंगा।
उसके मना करने की वजह से सहिता दुखी हो जाता है और वापस जाने लगता है। थोड़ी आगे चलकर उन्हें एक खेत दिखाई देता है। सहिता उनमें से कुछ सब्जियां तोड़ लेता है। वहां से वो दोनों वापस केव में आ जाते हैं। सहिता एक कंघी से सेत्सुको के सर में पड़ी जुओं को साफ कर रहा होता है। सहिता देखता है कि सेत्सुको के रैशेज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। इन्फेक्शन उसकी पूरी पीठ पर फैल चुका है और बहुत दिनों तक खाना ना खाने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुकी है। सेत्सुको सहिता से कहती है, भैया मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लगता है मुझे डायरिया हो गया है। सहिता को उसकी बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए अब वो रात होते ही एक गन्ने के खेत के पास जाता है और वहां से एक गन्ना चुराने की कोशिश करता है ताकि सेत्सुको को खिला सके। लेकिन उस खेत का मालिक वहां पर आ जाता है। सहिता किसी तरह से उससे बचते हुए वापस केव में आता है। उसके पीछे पीछे किसान भी वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं जो उसने उसी के खेत से चुराई हैं। सहिता अपने घुटनों पर बैठकर उस किसान से माफी मांगता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, हम बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी बहन के लिए किया। मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार है, इसने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन वो किसान सहिता को बुरी तरह से पीटते हुए पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाता है। पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑफिसर अच्छा इंसान होता है। वो देखता है कि उस किसान ने सहिता को बहुत बुरी तरह से मारा है। सहिता की जख्म देखकर उस किसान से कहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम पर एक छोटी बच्चे को मारने का केस दर्ज कर दूंगा। वो किसान डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वो ऑफिसर सहिता को समझाता है, बच्चे इस बार तो मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है, लेकिन आगे से ख्याल रखना। वो ऑफिसर उसे जाने देता है। सहिता बाहर आता है और देखता है कि सेत्सुको उसका पीछा करते करते पुलिस स्टेशन के बाहर आकर खड़ी है। सहिता सेत्सुको से नजरें नहीं मिला पाता, लेकिन सेत्सुको उसके गले लग जाती है। ये देखकर सहिता रोने लग जाता है। सेत्सुको उससे कहती है, भैया आपको तो बहुत चोट लगी है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी बातें सुनकर कि उसकी बहन उसे कितना चाहती है और उससे कितना प्यार करती है, सहिता और भी ज्यादा रोने लगता है और सेत्सुको को गले लगा लेता है। खाने की कमी होने की वजह से सहिता एक नया रास्ता अपनाता है। जब सायरन बजता है और बॉम्बिंग होनी शुरू होती है तो सभी लोग अपने घरों से निकलकर शेल्टर में चले जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर सहिता उन लोगों के घर में जाता है और खाना चुराकर वापस अपने शेल्टर में लेकर आता है। सहिता अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए एक चोर तक बन गया था। सहिता उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। सेत्सुको बहुत वीक हो गई थी। सहिता के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वह लोगों के घर से कपड़े चुराकर आंटी को बेचने के लिए जाता है और उसके बदले कुछ खाना लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंटी उसे मना कर देती है। सहिता केव में वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में सेत्सुको बेहोश पड़ी हुई दिखती है। एक बार तो वो सोचता है कि कहीं सेत्सुको मर तो नहीं गई, क्योंकि उसके ऊपर एक मक्खी बैठी होती है। सहिता बहुत डर जाता है और सेत्सुको को पुकारता है, सेत्सुको अपनी आंखें खोलो। सेत्सुको अपनी आंखें खोल लेती है। सेत्सुको को जिंदा देखकर सहिता की जान में जान आती है। सहिता जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर को बताता है सेत्सुको को डायरिया, वीकनेस और रैशेज भी हैं। सहिता उससे भीख मांगता है कि मेडिसिन, लोशन कुछ दे ताकि इसकी कम से कम रैशेज ही ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, इसे खाने की जरूरत है, इसे खिलाओ, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। सहिता उस डॉक्टर पर चिल्लाने लग जाता है और उसे कहता है, मैं कहाँ से खाना इस वक्त लेके आऊं, मेरे पास नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी बातें नहीं सुनता। सहिता सेत्सुको को गोदी में उठाकर खाने की तलाश में जगह जगह घूमता है। तभी सहिता सेत्सुको को नीचे पड़ी हुई बर्फ खिलाने लगता है और उससे पूछता है, सेत्सुको
तुम क्या खाना चाहोगी, प्लीज मुझे बताओ। सेत्सुको कहती है, भैया मुझे कैंडीज खानी है और बहुत सारी राइस बॉल्स भी। सहिता उसे कहता है, ठीक है बहना, हम अपने बैंक में पड़े हुए जो पैसे हैं उनका यूज करेंगे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा, चिंता मत करो। सेत्सुको रोने लग जाती है और कहती है, नहीं भैया, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहिए। सहिता उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सहिता बैंक से पैसे निकालने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि जापान ने वॉर में सरेंडर कर दिया है और नेवी के सभी शिप डूब चुके हैं, उनमें से एक भी नहीं बचा। ये सुनकर सहिता समझ जाता है कि अब पापा भी मर चुके हैं। सहिता बहुत दुखी हो जाता है, कहता है, डैड आई हेट यू। सहिता पूरी तरह से अकेले पड़ चुका है, अनाथ हो गया है। सहिता के जीने की आखिरी उम्मीद उसके पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सहिता केव के अंदर पहुंचता है और कहता है, सेत्सुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। सेत्सुको नीचे पड़ी बेहोशी की हालत में टॉफी चूस रही होती है। सहिता देखता है कि फ्रूट ड्रॉप्स के बॉक्स में मार्बल्स पड़े हैं। सहिता उसके मुंह के अंदर चेक करता है तो देखता है कि वो कोई कैंडी नहीं बल्कि एक मार्बल होता है। सहिता उसके मुंह से वो मार्बल निकालता है। सेत्सुको अपने पास 2 पत्थर रखती है और कहती है, भैया ये राइस बॉल्स है, बहुत टेस्टी, लो इन्हें खा लो। सहिता एक वाटरमेलन काटता है, सेत्सुको को खिलाने लगता है। सेत्सुको आधी बेहोशी में होती है, सहिता को थैंक यू कहती है। सहिता खाना बनाने के लिए बाहर की तरफ जाता है और सेत्सुको वाटरमेलन खाते खाते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। सेत्सुको उसके बाद कभी नहीं उठती है। नन्ही सी जान जिसके लिए सहिता जी रहा था, वो भी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। सहिता सेत्सुको की बॉडी के बगल में लेटा रहता है और सेत्सुको के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। अगले दिन सहिता एक बॉक्स खरीद कर ले आता है और उसमें सेत्सुको की बॉडी रखता है। उसकी डॉल भी उसकी बॉडी के ऊपर रख देता है। उसकी आखिरी निशानी के तौर पर सहिता फ्रूट ड्रॉप्स का बॉक्स अपने पास ही रख लेता है। बॉक्स को बंद करने से पहले आखिरी बार सेत्सुको को देखता है। इसके बाद उसकी बॉडी को आग लगा देता है और सेत्सुको की बॉडी को जला देता है। दिन से शाम हो जाती है। सहिता वहीं पर बैठा रहता है। सहिता इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला था। सहिता सेत्सुको की बॉडी की राख को उस फ्रूट ड्रॉप के बॉक्स में रखकर अपने पास रख लेता है और अपनी बहन को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। सहिता अब पूरी तरह से टूट जाने की वजह से उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वह एक स्टेशन पे आता है जहां उसकी भी मौत हो जाती है। सफाई कर्मचारी सहिता के हाथ में उसी फ्रूट ड्रॉप के बॉक्स को देखता है और वो उस बॉक्स को बाहर फेंक देता है, जिसके अंदर सेत्सुको की राख बाहर गिर जाती है और तभी उसकी आत्मा वहां पर आ जाती है। उसकी आत्मा अपने मरे हुए भाई को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सहिता की आत्मा उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है।